वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स आपका 17 मार्च 2024 है। तो अभी हम लोग पेपर 1 जो कि आपका जीएस है, तो पीटी एग्जाम के लिए पेपर 1 जीएस का इंडियन पॉलिटी हम लोग देखने वाले हैं। भारतीय संविधान, क्योंकि यहाँ से आपके एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ा भाग प्रश्नों का मिल जाएगा। इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने देखा है और अब भारतीय संविधान को देखेंगे। भारतीय संविधान का ये टॉपिक है हमारा कि जिस प्रकार भारत में संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया कैसी रही। संविधान एक दिन में तो बना नहीं, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एक्ट आए और अंततः भारत का संविधान बाद में जब संविधान सभा का गठन हुआ उसके माध्यम से बना। तो इन सभी चीज़ों को देखना आपके सिलेबस में है कि भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ, इसकी प्रक्रिया, इसका जो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ, उन सब से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ स्टेप बाय स्टेप, इसको कैसे इसमें प्रोग्रेस हुआ और कैसे आज एक बृहद संविधान, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग देखेंगे और इंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह। तो मुख्य सेनापति जो होते थे भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में, तो मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया। पहले जो मुख्य सेनापति होते थे वह गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था उसके वो परमानेंट मेंबर होते, सदस्य होते थे, पदेन सदस्य होते थे ना। कि अगर मुख्य सेनापति है तो गवर्नर जनरल का जो 4 सदस्यीय परिषद होता है उसमें एक स्थान उसके लिए फिक्स होता था, लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया। बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो किस एक्ट के तहत किया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त हो गया, मुख्य सेनापति अब गवर्नर जनरल के परिषद का स्वतः सदस्य होने का अधिकारी नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा। हालांकि 1813 के अधिनियम के द्वारा ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसमें दो चीज़ों का, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में कहा था, चाय और चीनी, चाय और चीनी पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा था, लेकिन अब इसको भी खत्म कर दिया। अब कंपनी का इस पर भी एकाधिकार नहीं रहा पूर्णतः। यहाँ एक वर्ड जोड़ सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः, है ना, टोटली, पूर्णतः किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट का। और जो 1813 का चार्टर एक्ट था वहाँ समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दो चीज़ों, चाय और चीनी के साथ उनका एकाधिकार अभी भी कायम था। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वारन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे। भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका वारन हेस्टिंग। अगर भारत का पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी 4 लोगों की, गवर्नर जनरल की परिषद, इसमें विधि सदस्य माना लॉ के एक्सपर्ट, एक मेंबर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया जो कि लॉ के एक्सपर्ट हो। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने, बसने तथा व्यापार करने का अधिकार दिया गया। पहले 1813 के एक्ट के तहत भी उन्हें आने का अधिकार दिया गया। वहाँ के जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारिक वर्ग है, वो भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। 1813 के एक्ट के तहत भी मिला था, लेकिन वहाँ पर क्या था, उसको लाइसेंस लेना था, लाइसेंस लेकर यहाँ पर व्यापार करना था। लेकिन अब खुल्लम खुल्ला छूट दिया ना, अब क्या कर दिया, बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने का अधिकार दे दिया। पूरी तरह लाइसेंस का जरूरत नहीं है, आओ और व्यापार करो। तो 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में
शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई दिया? सबसे पहले किस अधिनियम के तहत भारत में शासन का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया किया गया? तो वो 1833 के अधिनियम के तहत, क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे, अब उनके पास बहुत सारी शक्तियां दे दी गई, और जो अब गवर्नर जनरल होने लगे, इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। यानी सत्ता की चाबी एक व्यक्ति में केंद्रित करने का प्रयास किया गया, और यही तो केंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में किया गया? 1833 के अधिनियम में। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, कौन सा अधिनियम? 1833 के अधिनियम के तहत। लेकिन दास प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन यह पूर्णतः समाप्त कब हुआ? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में पूर्णतः समाप्त हो गया दास प्रथा, लेकिन यहाँ पर इसको सिर्फ गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो 1833 के अधिनियम के तहत क्या हुआ? दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। यह समाप्त कब हुआ? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में इनकी समाप्ति हो गई पूर्णतः दास प्रथा की। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। तो और यह विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1833 के एक्ट के तहत ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। कब? 1829 में। 1829 में। और इस एक्ट का नाम दिया गया शारदा एक्ट। शारदा एक्ट इस एक्ट का नाम है। इसी के माध्यम से सती प्रथा का अंत 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायिका कृतियों को पृथक कर दिया गया? अब क्या हुआ? किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद, भारत के लिए 12 सदस्यों वाले एक विधान परिषद की स्थापना किया गया, और कार्यपालिका और विधायिका इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो ये 1853 के अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया? भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जैसे अभी है ना हमारा, जैसे राज्यसभा है या लोकसभा है, उसमें अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि जाते हैं। ऐसा नहीं किसी एक ही जगह के प्रतिनिधि चुनकर वहाँ संसद पहुँचते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की महत्ता को देखते हुए उन्हें वहाँ पर उसी अनुसार से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो भारतीय विधान परिषद में जब अंग्रेजों के काल में भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, उन्हें सभी क्षेत्र से प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे, इस प्रकार का सिद्धांत किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया, या 1853 के राजलेख के माध्यम से, कुछ भी कर सकते हैं, 1853 के एक्ट के माध्यम से किया गया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया? जो विधि सदस्य, जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि विधि लॉ एक्सपर्ट व्यक्ति को वहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है उसमें उसको नियुक्त किया गया, लेकिन अब उसे पूर्ण सदस्य बना दिया गया ना। पहले था कि टेम्प्रोरी, अब उसे पूर्ण, है ना, पूर्ण सदस्य बना दिया। किस अधिनियम के तहत? 1853 के एक्ट के तहत उसे अब परमानेंट मेंबर बना दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया 1853 के एक्ट के माध्यम से। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? अब है कि कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। यह नियम किस एक्ट के तहत आया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आया। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? कंपनी शासन का अंत कब हुआ? 1858 के अधिनियम के द्वारा। और कंपनी शासन का अंत हो गया, और अब किसका शासन हो गया? ब्रिटिश क्राउन का, है ना। ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश महाराज का शासन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। जिस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति में अंग्रेज किसी तरह हारते हारते बचे, तो जिसके कारण अब अंग्रेजों को लगने लगा कि नहीं, कंपनी के भरोसे अगर छोड़ देंगे तो फिर वो हमारे, कह सकते हैं, हार का कारण बनेगा, और कंपनी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, इसलिए इसका शासन का अंत करना होगा। और कंपनी का शासन का अंत हो गया 1858 के अधिनियम के तहत। कंपनी का शासन भारत में अंत हो गया, और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया ना। ब्रिटिश, अब हम लोग पहले कंपनी के अधीन थे, अब कहाँ? ब्रिटेन के सरकार के अधीन चले गए, ब्रिटेन देश के अंतर्गत चले गए। तो इसी प्रकार कह सकते हैं अब वास्तविक गुलामी स्टार्ट हो गया। इस एक्ट के बाद हम लोगों का क्या हो गया? वास्तविक गुलामी स्टार्ट हो गया। पहले कंपनी के गुलाम थे, अब ब्रिटेन जो देश है उसके अंतर्गत चले गए।
1858 में कंपनी के शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? कंपनी का शासन का अंत हो गया, अब जो शासन भारत में चलेगा इसकी शक्ति किसमें निहित कर दी गई? भारत मंत्री एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद। पहले अब क्या किया, भारत मंत्री बनाया गया, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत मंत्री बनाया गया और एक 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति कर दी गई, है ना। 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति कर दी गई और जिसमें कि कुछ ब्रिटेन की सरकार 15 में से लोगों को नियुक्त करती थी और कुछ आपका गवर्नर जो वाइसराय हैं उनके माध्यम से कुछ व्यक्ति नियुक्त होते थे और इस प्रकार 15 सदस्यीय परिषद और भारत संबंधी मामलों को देखने के लिए भारत मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और यही भारत में उसका जो शासन है उसका संचालन की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में रही। नेक्स्ट, भारत परिषद के सदस्यों, जो कि अभी इसमें हमने देखा भारत सदस्य में कितने प्रतिनिधि होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। भारत सदस्य का जो परिषद था 15 सदस्यीय परिषद था जो कि भारतीय मामलों को देखती थी, तो वही 15 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो भारत परिषद के सदस्यों, ये जो 15 सदस्य होंगे भारत परिषद में, इनकी नियुक्ति कौन करता था? तो 8 यहाँ पे 8 करते थे कौन? 8 सदस्य सम्राट और 7 सदस्य होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 7 मेंबर को चुनते थे और 8 मेंबर को चुनते थे ब्रिटिश 8 सदस्य सम्राट द्वारा। ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनके द्वारा 8, यानी कह सकते हैं सरकार द्वारा 8 और कंपनी के द्वारा 7। तो अभी भी किसका मेजोरिटी हो गया यहाँ पर? सरकार का, यानी ब्रिटेन की सरकार ने अपने आप को मजबूत किया और कंपनी को एक तरह से कह सकते हैं माइनॉरिटी में लाया, खुद को मेजोरिटी में लाया ताकि उनका यहाँ पर हुकूमत चल सके। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद में 8 सदस्य किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? जैसा अभी पहले डिस्कस किया, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया 1858 के एक्ट के द्वारा। अब कंपनी का नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के समय यह स्थापित हुआ था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसे समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के द्वारा, क्योंकि अब तो शासन संचालन की जिम्मेदारी ब्रिटेन की संसद को आ गई, सरकार को आ गई और उसने भारत परिषद का गठन किया और भारत मंत्री का कह सकते चयन किया। अब उनके माध्यम से शासन होने लगा, तो इसलिए इनका कोई अब यूज नहीं रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, तो इनको समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो भारत के थे उनका नाम क्या हो गया? वायसराय। गवर्नर जनरल का नाम समाप्त हो गया, पद वही रहा लेकिन उसका नाम बदल गया, अब उसका नाम वायसराय कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। और इसीलिए यहाँ पूछा जाता है भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो जो गवर्नर जनरल थे अंतिम वही वायसराय बने, कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, क्योंकि यही 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, यानी व्यक्ति वही रहे और अब ये क्या कहलाने लगे? वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। या पूछा जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ भी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, भारत के शिक्षित जो वर्ग हैं, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? भारत के शिक्षित वर्ग ने उसका वेलकम किया किन घोषणाओं का? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 की जो घोषणा की कि भारत में आगे की शासन व्यवस्था किस प्रकार होगी, आगे का जो प्रारूप उन्होंने अपने घोषणा में कहा, इसी घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग ने स्वीकार किया और उसका वेलकम किया और उसे क्या कहा? अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पढ़ी कि भारत में आगे किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, तो इसी को लेकर ये आपका प्रश्न है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 1 नवंबर को घोषणा हुआ था। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत में प्रतिनिधि शासन क्या होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि शासन में हमारा नेतृत्व करेंगे। जैसे आज क्या डेट है ना, हमारा प्रतिनिधि शासन है,
जैसे किसी विधान सभा के क्षेत्र की समस्याओं को कौन देखते हैं? वहाँ के जो एमएलए होते हैं। लोकसभा क्षेत्र के समस्याओं को कौन उठाते हैं? जो एमपी होते हैं। तो मतलब है कि प्रतिनिधि हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस प्रकार हुई? कब हुई? यहाँ पे कहा जा रहा है आपको भारत में इस प्रकार के प्रतिनिधि शासन की शुरुआत स्टार्टिंग कब से हुई? किस एक्ट के तहत हुई? तो वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पहली बार भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत मानी जाती है। 1861 भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? शासन के विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता जो तक केंद्रीकृत थी, अब उसे क्या किया जाएगा? विकेंद्रीकृत किया जाएगा। छोटे-छोटे स्तर से शासन का संचालन किया जाएगा। तो भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो ये भी आपका 1861 के अधिनियम के द्वारा पड़ी, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपका दिया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है ना? तो ये होगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया? भारत में विभागीय प्रणाली है ना, पहले होता था एक ही गवर्नर जनरल, उसके अंतर्गत सारे कार्य होते थे, या वायसराय उसी के अंतर्गत सारे कार्य किए जाते थे, वही सारे विभाग को देखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अलग अलग विभाग बनाए गए। जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं, उसके मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं जो अलग अलग विभागों को देखते हैं। कोई शिक्षा को देखते हैं, कोई स्वास्थ्य को देखते हैं, कोई नगर विकास को देखते हैं, कोई पंचायतों के विकास को देखते हैं। तो अलग अलग विभाग बंटा हुआ है। इस प्रकार की विभागीय प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने की भारत में। इससे काम आसानी होता है, सबको अलग अलग क्षेत्र का दायित्व मिल जाता है। अगर नेक्स्ट, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो सेम प्रश्न है, सिर्फ घुमा के पूछा गया है। जैसा कहा कि पहले विभागीय जो अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत, और विभागीय प्रणाली में अलग अलग विभाग के हेड बने, यानी अलग अलग मंत्री बने, यानी मंत्रिमंडल व्यवस्था का भी जन्मदाता कौन हो गए? कैनिंग। तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ये था साथियों आज आप सभी के लिए जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 का क्लास, जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 का क्लास, जहाँ पे हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आगे ये क्लासेस चलती रहेगी, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन हो। और जो कह सकते हैं कि अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोगों को उसी को देखना है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी की कंप्लीट तैयारी करें, तो हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो फी में आप जेपीएससी पीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और क्लासेस एवरीडे आपको 7 AM को मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस को कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।